हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हमने क्या ली, एक सेल ली। ये हमारे पास एक बॉडी की सेल है और हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एब्जॉर्ब फूड जो है वो हर एक सेल के पास पहुंचता है। तो फूड जो है, ग्लूकोज जो है वो हर एक सेल के पास पहुंच गया। मान लो ये सेल है, इसके पास क्या पहुंच गया? ग्लूकोज पहुंच गया। अब ये जो ग्लूकोज है ये हर एक सेल के पास पहुंच गया। अब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें लेते हैं ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिया, इसके साथ ऑक्सीजन लिया। ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज की मदद से हमारी सेल तक पहुंच गई। अब इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड के ऑक्सीडेशन से बनती है यहाँ पर तीन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तीन प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। कैसे, देखिए तो रेस्पिरेशन, देखिए मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell, the process of taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy by oxidation of food। यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है and eliminating the waste product। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसका रिमूवल, इसका एलिमिनेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए सेकंड है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब मैं आपकी जितनी थी तो मैं सोचती थी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस होती हैं, लेकिन सेम प्रोसेस नहीं होती है। ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल इनहेलेशन। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेलेशन है और दूसरा एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन से मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। Intake of oxygen into body is called inhalation और exhalation का मतलब है removal of carbon dioxide from body is called exhalation। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसे inhalation कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बॉडी से, जब सांस को छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इस प्रोसेस को, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, केवल इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन जो है उसका एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है और ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद जो सेल के पास फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जब हमें एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये जो वाटर है इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो एनर्जी है, एनर्जी का यूज हमारी बॉडी अपनी कुछ भी फंक्शन करने में, कुछ भी वर्क करने के लिए हम एनर्जी का यूज कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अगर थोड़ा डिफरेंस देखें तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग के अंदर केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। रेस्पिरेशन के अंदर इनहेलेशन भी होता है, एक्सहेलेशन भी होता है। उसके साथ एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक बड़ी प्रोसेस है, एक बड़ा स्टेप है और ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। तो अब अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक से मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक वर्ड जो है वो भी डिनोट करता है, एनारोबिक का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है वो देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, जो फूड मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और
इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है। देखो पायरुवेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बना है और पायरुवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बना है। तो यहाँ तक का स्टेप जो है, पायरुवेट तक का स्टेप जो है वो कॉमन स्टेप होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। The conversion of glucose into pyruvate is called glycolysis and this process takes place in cytoplasm of the cell. सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। अब पायरुवेट बनने के बाद, पायरुविक एसिड बनने के बाद, और एक चीज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का C6H12O6, 6 कार्बन एटम से मिलके बना है और इससे बन रहा है पायरुवेट, पायरुविक एसिड, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, 2 के अंदर 6 कार्बन एटम है। अब ये जो पायरुवेट बना है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इस पायरुवेट का और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसीजर होती है। ठीक है, ये प्रोसीजर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। देखिए यहाँ पे जो एटीपी बना है वो 38 एटीपी बने हैं, एनर्जी जो फॉर्मेशन होती है। देखो एटीपी का मतलब क्या है, सबसे पहले जानिए एटीपी का मतलब क्या है। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी। हमारी बॉडी जो भी एनर्जी यूज करती है वो एटीपी की फॉर्म में करती है, एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। ठीक है, सेल जो है जो भी एनर्जी स्टोर करेगी वो एटीपी की फॉर्म में करेगी। तो एनर्जी जो है उसको हम एटीपी लिख रहे हैं, एटीपी। ठीक है, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक कि प्रोसीजर दोनों में कॉमन थी, पायरुविक एसिड बन गया। अब इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां से फॉर्मेशन होगी इथेनॉल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने हैं। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने हैं, यहाँ पर 38 एटीपी बन रहे थे, यहाँ पर 2 एटीपी। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि ग्लूकोज जो है उससे जो प्रोडक्ट बने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, वाटर और 38 एटीपी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बने हैं वो बने हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है एनर्जी का डिफरेंस, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल जो है एटीपी के वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब कभी कभी हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, वैसे तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जो भी बड़े एनिमल हैं उनके अंदर, सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया के अंदर और यीस्ट के अंदर चलता है। यीस्ट के अंदर जो है क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे बनता है अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, एक अल्कोहल, इथेनॉल एक अल्कोहल है। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल के जो फॉर्मेशन होती है, शुगर से अल्कोहल की जो फॉर्मेशन होती है यीस्ट के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर भी बहुत बार जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। कब होती है? वैसे तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, लेकिन बहुत बार जब हम बहुत हैवी वर्क डाउन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस केस में हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है? जितनी हमारी बॉडी जो है एनर्जी को यूज कर रही है, जितना हमारी बॉडी एनर्जी को यूज कर रहा है, उतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, ठीक है। जितनी एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है उससे ज्यादा एनर्जी जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल के अंदर हो जाता है और उसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। देखा होगा बहुत बार जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई वर्क डाउन कर लेते हैं, तो हमारे हाथों और पैरों की मसल के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं। वो क्रैम्प किसकी वजह से आते हैं? वो क्रैम्प होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, नॉट डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन हो जाती है। और जो ये लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन है उसी की वजह से हमारे हाथों और पैरों में क्रैम्प्स हो जाते हैं। देखो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पायरुवेट है उसका इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर और 2 ATP के अंदर। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स बन जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर पेन होता है। अब इनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हमें हॉट वाटर हमें डालना होता है अपने हाथों पैरों के ऊपर, या फिर हमें मसाज करनी होती है। ऐसा करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, हमारे पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर बढ़ेगी तो ये जो लैक्टिक एसिड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जो है क्रैम्प से राहत मिलती है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो प्लांट्स के अंदर भाई कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो उनके लिए बना नहीं है कि उनके पास भी लंग्स बने हैं या स्पाइरेकल्स बने हैं जैसे कॉकरोच के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो होते हैं वो 3 प्रोसेस से होते हैं। रूट के अंदर रेस्पिरेशन होता है, स्टेम के अंदर होता है और लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। हर एक जो प्लांट का पार्ट है वो अपना अपना रेस्पिरेशन खुद कर लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। तो फर्स्ट है रूट के अंदर कैसे होता है, तो रूट के अंदर जो रूट हेयर होते हैं उन रूट हेयर के पास में जो सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इन सॉइल पार्टिकल के अंदर होती है ऑक्सीजन। सॉइल के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगी रूट हेयर के अंदर और रूट हेयर से ये चली जाएगी रूट सेल के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, रूट कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद जो फूड है उसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी हम बाहर निकालेंगे इन सेल से डिफ्यूजन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हम इसको बाहर निकालेंगे। तो रूट के अंदर जो है रूट हेयर की मदद से, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से रेस्पिरेशन जो है होती है। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर क्या होता है भाई, हमारे जो कुछ हर्ब्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, स्टेम के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उन स्टोमेटा की मदद से वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन हो जाता है। ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो रेस्पिरेशन यहाँ हो जाता है। लेकिन जो वुडी प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बार्क की फॉर्मेशन हो जाती है, बार्क बन जाती है, छाल बन जाती है। अब ये जो बार्क है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लैंटिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, लैंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लैंटिकल्स की मदद से क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होगा। तो रूट स्टेम जो है उसके अंदर या तो स्टोमेटा के अंदर हब्स है, हर्ब प्लांट है, तो क्या होगा, स्टोमेटा की मदद से डिफ्यूजन हो जाएगा, और अगर वुडी प्लांट है तो लैंटिकल्स की मदद से। उसके बाद लीफ देखो, लीफ तो हमने पढ़ा था कि लीफ के अंदर जो है, जो लीफ होती है प्लांट की, उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक्सहेलेशन होता है, एक्सेल होता है। तो लीव्स जो है उसके अंदर स्टोमेटा की मदद से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डे टाइम की और नाइट टाइम की, तो डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है वो देखिए। देखो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में दोनों प्रोसेस चलती हैं, फोटोसिंथेसिस भी चलती है
और रेस्पिरेशन भी चलती है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी चलती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर क्या बनता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है भाई, फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या बनता है, रेस्पिरेशन के अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, सेल के अंदर, रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ जो रेस्पिरेशन में जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, फोटोसिंथेसिस में उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो जाएगा, और डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। अब अगर नाइट की बात करें तो नाइट के अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, केवल रेस्पिरेशन होती है। तो अब प्लांट क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उसका इंटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो डे टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस चलती है और रेस्पिरेशन भी चलती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसको वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है, और नाइट टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, रिलीज होती है। तो अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर, कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट है रेस्पिरेशन इन अमीबा। हमें पता है कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, केवल उसके अंदर एक ही सेल होती है, और उस एक सेल के अंदर क्या होता है, उस एक सेल के अंदर ही मान लो ये क्या है, अमीबा है, और अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जो है ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करके अंदर आएगी डिफ्यूजन प्रोसेस से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनेगा फूड के ऑक्सीडेशन के बाद, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी बाहर निकाला जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से ही। तो एक ही सेल से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिमूवल हो रहा है। तो अमीबा जो है उसके अंदर भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही वो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोसेस से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करती है। ठीक है, उसके बाद है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जो है वो उसकी जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की, वो काफ़ी स्लिपरी और सॉफ्ट और स्लिमी होती है। तो अर्थवॉर्म जो है, मान लो ये अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू अंदर आ जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही बाहर निकल जाएगी। फिशिस की अगर बात करें तो फिशिस जो है वो गिल्स से ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और वाटर जो है, वाटर से वो गिल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उस ऑक्सीजन को वो डिफ्यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। फिर है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। चलो अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन जब होती है तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, फिर उस ऑक्सीजन की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगी, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो ब्रीदिंग जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग इन, कि ब्रीदिंग इन कैसे होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर अपर साइड में दो कैविटी प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर जो कैविटी है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे जो कैविटी है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, ये जो ऊपर जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे जिसमें स्टमक प्रेजेंट होता है, जिसमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है डायफ्राम। अब देखिए, ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज से हमारे अंदर लंग्स के अंदर जाती है। जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो क्या होता है, देखिए जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो रिब्स जो है, देखो एक बार सांस लेके देखो, जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, ब्रीद इन करो,
जब आप सांस लोगे तो क्या होगा, जो आपके रिब्स हैं, जो आपके लंग्स हैं, वो आउटसाइड डायरेक्शन में, आउटसाइड अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब आप ब्रीद इन करोगे तो आपके जो लंग्स हैं, जो आपके रिब्स कार्टिलेज हैं, वो अबव अपवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मूव्स करते हैं। तो अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे रिब्स के इसने मूव किया। उसके बाद जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है वो क्या करता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, मूव्स डाउनवर्ड। ये जो डायफ्राम है देखो, ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर स्पेस है लंग्स के अंदर वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो लंग्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चले गए, रिब्स के आउटवर्ड डायरेक्शन में गए तो, और डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, तो अब एयर स्पेस बढ़ गया। एयर स्पेस बढ़ने से क्या हो गया, एयर स्पेस बढ़ने से जो एयर है वो क्या आ जाएगी, लंग्स के अंदर सक इन हो जाएगी। उसके बाद ब्रीद आउट में देखिए क्या होता है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो हमारे रिब्स केज हैं, जो लंग्स के ऊपर हैं, ये लंग्स हैं और लंग्स के ऊपर ये मैंने रिब्स केज दिखाए हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो ये जो रिब्स हैं ये क्या होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है ये अबव जाता है, अपवर्ड मूव करता है। इससे क्या होता है कि जो स्पेस है, एयर कैविटी का जो स्पेस है लंग्स के अंदर, जो एयर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है हमारे लंग्स से। अब मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले ये है जो बनाया है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं, छिद्र हैं, जिसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो नॉस्ट्रिल से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एंटर की, ऑक्सीजन एंटर किया, कहाँ पर पहुंचा, नेजल पैसेज के अंदर। नेजल पैसेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल जो भी आते हैं उसमें क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाने देते। नेजल पैसेज में जाने के बाद ये जाते हैं फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से जाते हैं विंड पाइप के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये जो विंड पाइप है ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ये विंड पाइप है। ठीक है, जिसे ट्रैकिया भी हम कहते हैं, और इससे दो हमारे जो हैं ब्रोंकस निकलते हैं, ब्रोंकाई निकलते हैं, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। इस ब्रोंकस से जो है बहुत सारे और ब्रोंकाई निकलते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस इसकी निकलती हैं, और यहाँ पर एक एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई हैं, जो एयर सैक हैं, इनके आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो एयर नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज में आई, नेजल पैसेज से जो विंड पाइप में आई, ब्रोंकाई के अंदर आई, अब वो एंटर करेगी इन एयर सैक्स के अंदर। इन एयर सैक के अंदर पहुंचने के बाद, एल्वियोलाई के अंदर पहुंचने के बाद, जो ब्लड कैपिलरीज इसके पास में प्रेजेंट है, इसके अंदर ये डिफ्यूज कर जाएगी। जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एल्वियोलाई से डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर गई। अब वो जाएगी हर एक सेल के पास, और सेल के पास जो है फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही कहाँ पर पहुंच गई, लंग्स के पास पहुंच गई, एल्वियोलाई के पास पहुंच गई। अब ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज कर जाएगा इन एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा इस विंड पाइप से, नेजल पैसेज से और नॉस्ट्रिल से। इस तरीके से जो ब्रीदिंग है उसका मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में लंग्स की मदद से होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर जो एयर सैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग में।